Welcome again, everyone. I am 2 or 3 minutes late due to some technical errors. सबको आई होप कि मटेरियल मिल गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस का विद नोट्स, तो सब लोगों ने स्टडी कर ली होगी। कोशिश करूंगा कि आज इसको कवर अप कर लूं, लेकिन ये काफी लंबा चैप्टर होता है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, इजीली समझना है इसको, चीजों को। तो कुछ टाइप मैंने लास्ट सेशन में बताया था आप लोगों को, तो बाकी जो टाइप्स है वो मैं आज कवर करूंगा। तब स्टार्ट करता हूँ आज। तो कुछ आप लोगों ने देख लिया होगा शायद मटेरियल वगैरह, और काफी इजी तरीके से मैंने नोट्स भी बनाया हुआ है। काफी ओल्ड नोट्स है लेकिन काम का है, और क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, अभी भी पैटर्न्स क्वेश्चंस के पूछने के तरीके चेंज हो गए हैं, लेकिन कमो बेस सारी चीजें उसी तरह की है, कॉन्सेप्ट वही है। प्रॉफिट एंड लॉस का ही जो हमने जितने टाइप्स डील किया है नोट्स में, आप लोग देख लेंगे, विथ एग्जांपल दिया हुआ है काफी अच्छे तरीके से। कहीं भी कंफ्यूजन है, यू कैन कांटेक्ट मी। तो मैं शुरू करता हूँ फिर आज नए टाइप के साथ, ठीक है। टाइप्स, नंबर ऑफ टाइप्स आप लोग खुद याद रखेंगे, क्योंकि काफी सारे टाइप्स होते हैं, तो मुझे याद नहीं रहता टाइप कौन सा हमने कराया है। तो मैं केवल टाइप लिखूंगा, आप लोग काउंट करेंगे कि कौन सी टाइप थी। सुधीर ने संपत्ति 48,000 में खरीदी, उसने इसका 2/5 भाग 6% लॉस पे बेच दिया, तो बाकी जो बचा पार्ट है उसको कितने में बेचेगी, उसे पूरे सौदे में 10% का लाभ। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें शब्दों पे अगर आप जाए, इसके किस तरीके से उन्होंने दिया है। एक संपत्ति है जो 48,000 की है टोटल। 48,000 की संपत्ति कुछ भी हो सकती है, माल भी हो सकती है, वस्तु भी हो सकता है, जमीन भी हो सकता है, जायदाद भी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। उसने इसका 2/5 भाग 6% की हानि पर बेचा है, यानी कुछ पोर्शन, जो प्रॉपर्टी का कुछ पोर्शन है उन्होंने हानि पे बेच दिया। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो बचा हुआ हिस्सा है, उसको कितने में बेचे, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि पूरे सौदे में उसे 10% का लाभ। इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली उसको 10% का सौदे में लाभ चाहिए। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे ना, इसमें संपत्ति की वैल्यू या सामान की वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे। जरूरत नहीं है कि हम 48,000 का जो है 2/5 भाग निकालेंगे। जनरली जो इसको बनाने का ट्रेडिशनल तरीका है, सबसे पहले हम पता करेंगे कि 48,000 में खरीदा, 2/5 भाग उसका करेंगे, 48 गुना 2/5, जो हम लोग ट्रेडिशनली बनाते हैं। ये 19,200 पार्ट निकल गया। इतने हिस्से को उसने 6% हानि पर बेचा।
हानि पर बेचते हैं तो 6% हानि पे, तो सॉरी 94/100 से गुना करते हैं, ये जो भी आएगा आप निकालेंगे, नंबर 1 हो जाएगा। अब कह रहा है बाकी बचा भाग को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचना पड़ेगा उसको, ताकि ओवरऑल उसको 10% का प्रॉफिट हो। ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हो, इसका मतलब हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि टोटल संपत्ति को बेचना कितने में था, जिससे कि 10% का लाभ हो जाता। तो इसका ट्रेडिशनल तरीका से कितना पार्ट को बेच दिया, ओवरऑल हमको चाहिए कितना कितना में बेचना है, यानी जो डिजायरेबल, जो वांछित विक्रय मूल्य है, डिजायरेबल सेलिंग प्राइस, यानी वांछित विक्रय मूल्य। प्रॉपर्टी है कितनी की, 48,000 की। उसको अल्टीमेट कितना प्रॉफिट चाहिए सौदे में, पूरे सौदे में उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब है कि हमें पहले ही ये पता होना चाहिए कि पूरे सौदे को हमको कितने में बेचना है, क्योंकि 10% लाभ चाहिए उसको, तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 110/100। इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा कि अगर हम कैसे विक्रय मूल्य निकालते हैं। विक्रय मूल्य का मतलब होता है बढ़े हुए कीमत पर उसको बेचना। बढ़ा हुआ कीमत है 10% प्लस पे बेचना है, तो 110/100 से गुना करते हैं। परसेंटेज में भी मैंने बताया था, किसी संख्या को अगर 10% बढ़ाना हो तो इसको 110/100 से गुना करना है, अगर 10% घटाना हो तो 90/100 से उसको गुना करना है। कॉन्सेप्ट वही है, ये वांछित विक्रय मूल्य आपका निकल जाएगा, यानी अल्टीमेटली इसको इतने में बेचना था सामान को पूरा। अब 1,19,200 का सामान वो बेच चुका है 48,000 में से। बाकी का सामान कितना बचा है, 48,000 में से 19,200 घटा लेंगे, और ये जो विक्रय मूल्य आएगा ये निकल जाएगा हमारा, जो भी कैलकुलेशन आएगा। तो बाकी बचा सामान जो का जो विक्रय मूल्य होगा, इसको देखते हैं। पहले मैं ट्रेडिशनल तरीका बता देता हूँ ताकि आप भूले नहीं। ये हो गया, इसको सॉल्यूशन करते हैं। यानी पूरे सौदे को 52,800 में उसको बेचना था, लेकिन उसने बेचा अभी नहीं है। तो 52,800 पहले इसका प्रॉपर्टी था 48,000 का, अगर उसको 10% प्रॉफिट के साथ बेचना हो तो 52,800 में उसको बेचना पड़ेगा। अब हम देखते हैं बेच कितना चुका है, 19,200 का माल वो बेच चुका है, 2/5 जो बेच चुका है इतने में। इसका जो भी कैलकुलेशन आएगा, 192 गुना 94 घंटे, जो भी कैलकुलेशन आ जाएगा ये। अब जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो इसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमको पूरे माल को इतने में बेचना है, इतना हम बेच चुके हैं, तो माइनस हो जाएगा। तो जो भी ये हो गया 2, तो शेष विक्रय मूल्य निकल जाएगा 2 - 1। बाकी जो प्रॉपर्टी बचा कितना, 48,000 में से 19,200 का बेच चुका है। 48,000 का सामान था, 19,200 बेच चुका है, तो बाकी बचा सामान कितना हो गया, 48,000 में से 19,200 का सामान बेच चुका है। जो बचेगा ये क्रय मूल्य बचेगा, यानी ये लागत हो जाएगा। ये इस लागत को हम इससे कंपेरिजन करेंगे, फिर प्रतिशत लाभ निकालेंगे। तो ये प्रोसेस काफी लंबा हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो प्रोसेस है अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से बनाएं तो काफी लंबा हो जाता है, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन इस 48,000 अमाउंट की वजह से बढ़ जाता है, जबकि प्रतिशत के क्वेश्चन में अमाउंट का कोई अर्थ नहीं होता है। अगर हमने कॉन्सेप्ट को पकड़ा तो अमाउंट की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि ये ट्रेडिशनल जो तरीका है इसको हम लोग जानेंगे लेकिन इग्नोर करेंगे इसको। ऐसे सवाल, ऐसे क्वेश्चन में हम जो है संपत्ति का जो वैल्यू है उसको इग्नोर कर देते हैं, सिंपल सा है। बाकी अब हम इसके बारे में बात करते हैं। 2/5 भाग को 6% हानि पे बेचा है, कॉस्ट प्राइस मान लेंगे हम लोग। कॉस्ट प्राइस नोट कर लेते हैं इसको।
इस प्रकार के सवाल में जो अमाउंट है इस पे ध्यान नहीं देकर 100 मानकर बनाए। मान लिया प्रॉपर्टी कितना था, टोटल प्रॉपर्टी था 100। काफी आसान हो जाएगा। ये जो हम झमेला इस पे था काफी, इसको मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 1 बना, फिर इक्वेशन 2 बनेगा, 3 बनेगा, उसके बाद फिर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करो, उसके बाद प्रतिशत लाभ निकालो, उससे आप बच जाओगे। क्योंकि प्रॉपर्टी जब हम किसी को 100 मानते हैं तो प्रतिशत लाभ निकालने में काफी आसानी हो जाती है। जो भी वैल्यू आएगा वो ऑटोमेटिक परसेंटेज में वो आ जाएगा। हम लोग इसको क्वेश्चन करते हैं। यही बनाता हूं मैं। 100 का हमने 100 मान लिया है राशि को। 100 का 2/5 भाग 6% हानि पर बेचा। तो 100 का प्रॉपर्टी तो 100 ही मान लिया ना हमने, का 2/5 भाग यानी 40, यानी 100 रुपए की प्रॉपर्टी वैल्यू थी अगर, तो 40 हिस्सा जो था उसको उसने 6% किस पे बेचा है, हानि पर। कितना में बेचा होगा ये निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस 1, ये 1 मैंने ऐसे समझने के लिए दिया है कि पहले कंडीशन में सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। प्रॉपर्टी था 40 का और उसको 6% हानि पे बेचा। जब 6% हानि पे बेचते हैं तो 94/100, इसका जो भी वैल्यू आएगा। सिंपल से कैलकुलेशन है, जीरो काट देंगे। नीचे जब 100 रहे ना, अगर ऊपर जीरो मिल जाए तो उसको पहले काट देना है या मनी मान उसको हटा देना है। उसका सीधा गुना करते हैं, 4 चौके 16, 4 दूनी 36, 37। नीचे 10 है तो एक अंक बाद दशमलव देते हैं। आप लोगों ने डेसिमल सिस्टम पढ़ा होगा, दशमलव पद्धति। जिसको कंफ्यूजन है वो डेसिमल में बता दूंगा। इतना सेलिंग प्राइस इसका हो गया, यानी कि 40 रुपया का सामान को 37 रुपया 60 पैसे में वो बेच चुका है, जिसमें उसको लॉस हो गया 6%। अब कहता है पूरे सौदे में 10% का लाभ, माल कितने का बचा रह गया। 40 का बेच चुका है 100 में, 100 में 40 की प्रॉपर्टी बेच चुकी है, बिक चुकी है लॉस में। अब बचा माल 60 रुपया का। पूरे सौदे की बात कर रहा है, 10% का लाभ हो, तो पूरे सौदे को 10% लाभ पे बेचने के लिए उसको बेचना कितने में था, वांछित चाहिए कितना था उसको, वांछित विक्रय मूल्य होना कितना था इसको। 100 का माल है, 10% उसको प्रॉफिट चाहिए था, 110 रुपया उसको चाहिए था। अब हम देखते हैं आगे, माल बचा, अब हमारे पास 60 रुपए का माल बचा हुआ है। हमको अल्टीमेटली बेचना है 110 में, जिसमें से 37 रुपया 60 पैसा विक्रय मूल्य हो चुका है। तो बाकी जो बचा हुआ पैसा हमको और कितना चाहिए, शेष 110 का माल था, इसमें से 37 रुपया 60 पैसा तो उसको आ चुका है ना। बहत्तर रुपये 40 पैसे उसको और चाहिए। 37 रुपया 60 पैसा और 72 रुपया 40 पैसा को जोड़ देंगे तो 110 रुपया आ जाएगा। तो 72 रुपया 40 पैसा और उसको चाहिए। माल कितना बचा हुआ, 60 रुपया का माल बचा हुआ। अब 60 रुपया का माल बचा हुआ, उसको कितना में बेचना होगा, 72 रुपया 40 पैसे में, क्योंकि इतना ही अब उसको माल पैसा चाहिए ना, तब जाके दोनों को जोड़ेंगे तो 110 रुपया आएगा। तो 60 रुपया का माल 72 रुपया 40 पैसा में बेच रहा है। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ कितना हो जाएगा, 60, 12 रुपया 40 पैसा, क्रय मूल्य 60 पॉइंट इसको हटाएंगे,
दोनों जीरो हट जाएगा। छब्बीस पूर्णांक 2/3%। ये देखने में लंबा लग रहा है, लंबा ये होता है क्योंकि बताते वक्त काफी कुछ लिखना पड़ता है। इसका सिंपल सा क्या है कि हमने जितना पोर्शन को लाभ नुकसान या लाभ या हानि पे बेच दिया है उसका पहले पार्ट निकाल लेंगे, रिमेनिंग पार्ट हमको पता करना है। अल्टीमेट हमें किस पे बेचना है ये भी पता है, 10% प्रॉफिट पे, तो 10% पे निकाल लिए कितना में बेचना है, बच गया ये अमाउंट। अच्छा एक चीज और बताऊंगा कि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे एग्जाम में मैथ से जो आपको परेशान करेंगे, तो परेशान करने के लिए मैथ्स दिए जाते हैं। हालांकि ये परेशान करने वाला मैथ नहीं है, सिंपल है, लेकिन वैसे परेशानी वाले क्वेश्चंस को हम लोग फर्स्ट राउंड में नहीं बनाते हैं। हम लोग एग्जाम में 3 राउंड का इस्तेमाल करते हैं। पहला राउंड में जब क्वेश्चंस बनाते हैं हम, तो जो देखते ही क्वेश्चन पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन बन जाएगा, पहले उसको बनाते हैं। फिर दूसरे राउंड में उससे थोड़े टफ क्वेश्चन जिसको हमने छोड़ दिया था फर्स्ट राउंड में उस पे अटेम्प्ट लेते हैं। उसके बाद फाइनल राउंड में फिर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि अब जो बाकी जो छूटा हुआ इसमें से कौन कौन बन सकता है। तो तीसरे राउंड के बाद जो है हमारा काम खत्म हो जाता है। यही तरीका अपनाना हमें एग्जाम में भी। सारे क्वेश्चन बनाने के चक्कर में फर्स्ट राउंड में उलझ नहीं जाना, नहीं तो फिर वो दिक्कत आएगी। वो क्वेश्चन दिए ही इसलिए जाते हैं कि आप उलझ जाए और उसमें फंस जाए। इसलिए काम को करने का यही तरीका यही है, आसान काम पहले करें हम, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हमने 60% बना लिया, आप 70% बढ़ेंगे, आप 80% पे जाएंगे। इसको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है डिस्टर्ब करे आपको, लेकिन ये सिंपल है, इसको जानना जरूरी है क्योंकि आगे के क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे, थोड़े 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 कॉम्प्लिकेटेड आएंगे। अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हर जगह ट्रिक काम नहीं आता। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान देंगे, कैलकुलेशन खुद से करेंगे। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, नोट्स में पुराने हैं उसमें कैलकुलेशन इश्यूज हो सकते हैं, उसको आप लोग खुद से एक बार कैलकुलेट जरूर करेंगे, हूबहू नोट डाउन नहीं करेंगे नोट्स बनाते वक्त। एक बार कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, कहीं कहीं हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, उसको आप लोग को जब नोट्स आप बनाएंगे एग्जामिन करते रहें। ये एक टाइप है, काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, उसको आपने मैट्रिकुलेशन में पढ़ा होगा 10वीं की क्लास में या 9वीं क्लास में, बेमान बनिया वाला। हालांकि आप लोग बेमान नहीं होते, लेकिन क्वेश्चंस में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन है, कोई व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करते हैं। त्रुटिपूर्ण तराजू का मतलब हो गया उसका जो मेजर करने वाला जो तराजू है
स्केल है वो खराब है नहीं, खराब कर दिया गया है, जिसको लोकल बोलचाल की भाषा में डंडी मारना कहते हैं। तो कोई व्यापारी जो है माल खरीदते समय भी 10% का धोखा करता है। 10% खरीदते समय 10% का धोखा करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जिससे खरीद रहा है या तो वो बटखरा जो है बाट उसका 1 केजी के बदले में 1 केजी से ज्यादा का इस्तेमाल कर रहा है, उसके अंदर कुछ और डाल दिया हो, कुछ चिपका दिया हो, पीछे जनरली रांगा चिपका देते हैं, रांगा एक लॉय होता है, उसको डाल के हम लोग बाट के पीछे डाला जाता है। समय समय पे बाट को जब चेकिंग करते हैं तो बाट समय के साथ घिसता है। तो पहले के टाइम में होता था, तो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन आ गया है, तो अब ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, उसमें भी सेटिंग वगैरह होते हैं। तो चाहे क्वेश्चन चाहे इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन हो या फिर बाट हो, उसमें खरीदते समय धोखा करता है, इसका मतलब है कि ज्यादा माल ले लेता है। खरीदते समय धोखा का मतलब ऐसा नहीं कि कम ले लेगा, बेचते वक्त जब वो करेगा तो कम बेचेगा। 100 केजी कह के 900 ग्राम दे देगा, 850 ग्राम दे देगा, उसी को धोखा कहते हैं। तो ये व्यापारी जो है ज्यादा चालाक है, ये खरीदते समय भी धोखा करता है और बेचते समय में भी धोखा करता है। तो धोखा आखिर करता क्यों है? तो लाभ या हानि के लिए कोई धोखा नहीं करेगा, प्रॉफिट के लिए ही धोखा करेगा। धोखा का मतलब है कि वो ज्यादा से ज्यादा रातों रात अमीर बनना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। तो हम लोग देखेंगे ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि खरीदते समय X% का मतलब हो गया कोई भी अमाउंट है 10% और बेचते समय भी 10% का धोखा करना हो सकता है। खरीदते समय 10% बेचते समय 5% का धोखा करे, या खरीदते समय 5% और बेचते समय 10% का धोखा करे। तो यहाँ X के जगह Y भी हो सकता है, X और Y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसके दो तरीके, और दोनों तरीके काफी आसान है। ये देखने में ये क्वेश्चन ऐसा लगता है, तो इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसके एग्जांपल के साथ समझाएंगे। पहला ट्रिक बता देता हूँ। जब भी प्रतिशत की बात होगी, प्रॉफिट होगा तो प्लस, माइनस लॉस के लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग। क्योंकि ये बेईमानी वाली बात है तो यहाँ हमेशा प्रॉफिट ही होगा। ये एक ट्रिक है, हालांकि ट्रिक कॉन्सेप्ट से ही आएगा, मैं बताऊंगा उसको भी। प्रतिशत लाभ इसमें हो जाएगा x प्लस 100 प्लस x स्क्वायर बाय 100। स्क्वायर इसलिए हुआ क्योंकि 2 बार इस्तेमाल हो रहा है। बेसिकली ये होता है 100 प्लस x इंटू 100 प्लस x बटा 100। आपको मैंने परसेंटेज में बताया था कि किसी संख्या को अगर एक बार 10% बढ़ा लिया जाए, फिर 10% घटा लिया जाए, या फिर 10% बढ़ा लिया जाए, तो 110 गुना 110 बटे नीचे 2 बार रहेगा तो 100, 3 बार रहेगा तो नीचे 2 बार 100। परसेंटेज में मैंने बताया था ये। तो बिल्कुल वही चीज है, ये रिजल्टेंट आपका निकलेगा। इसमें से 100 माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कितना उसको प्रॉफिट हुआ। हम लोग इसको एक क्वेश्चन का इस्तेमाल इसमें करते हैं। इसको एक्स की जगह में ये कर लेते हैं, 10% कर लेते हैं। एक 100 प्लस 10 110 110 गुना 110 बटे 100। ये 100 है ना, इसको आपको दिमाग में रखना है, इसको बार बार नहीं लिखते आप, क्योंकि कंपेरिजन हम लोग 100 से ही करते हैं। ये फाइनल सेलिंग प्राइस ही आ जाएगा 121। 100 था 121 हो गया, तो 21% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। हम लोग इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे। ये तो टेक्निकल फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला आया कहां से इसको देखते हैं। ये हम परसेंटेज वाले फॉर्मूले में बनाएंगे। क्रय मूल्य हमेशा हम लोग 100 मानते हैं, जिस तरह परसेंटेज में बेस वैल्यू हम लोग 100 मानते हैं, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में क्रय मूल्य को 100 मानते हैं। अपनी सुविधा के लिए जरूरी नहीं कि हम 100 ही माने, मान आप कुछ भी सकते हैं, एक्स वाई जेड।
कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के लिए ताकि कैलकुलेशन कम करनी पड़े। आखिर बेईमानी इसलिए हो रही है ना कि इसको प्रॉफिट चाहिए। खरीदते समय 10% का बेईमानी कर रहा है तो फायदा ले रहा है 110, फिर बेचते समय 10% की बेईमानी कर रहा है, फायदा ले रहा है 110 बटा, मैंने कहा था कि 2 बार जब होगा तो 100 नीचे। अगर यही सीरीज 3 बार हो सकता है कि 2 व्यापारी से खरीद रहा हूं, ऐसा जनरली होता नहीं है। 3 बार मान लेते हैं कि 3 बार होता तो इसमें 100 और आ जाता, ये मैंने बताया था परसेंटेज, लेकिन 3 बार होगा नहीं इस वाले सवाल में। इसका हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे, अल्टीमेट उसको मिला क्या 121। कंपेरिजन हमेशा हम लोग किससे करते हैं 100 से। ये 100 से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है तो कितना ज्यादा है प्लस 21%, यानी पूरे सौदे में उसको 21% का लाभ होगा, ये मूल्यवानी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 10% खरीदते समय 10% बेचते समय 20% का अगर बेईमानी करें 110 गुना 120 बटा 100, 32% का ही हो जाएगा। सिंपल है काफी, और काफी फेमस क्वेश्चन है ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है। ये लॉटरी है, इस तरह के क्वेश्चंस आना आपके लिए लॉटरी है, बिना कलम टच किए आप इसको बना सकते हैं। अगर इसको ट्रेडिशनल तरीके से बनाए तो काफी लंबा होगा, लेकिन मैंने जो ये 100 वाला बताया ये भी एक ट्रेडिशनल तरीका ही है। एक्स मान के भी बना सकते हैं आप एक्स वाई जेड, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाता है वो, हमें समय बचाना है। और कोशिश आप ये करते रहे घर में कि आप लंबे तरीके से भी क्वेश्चंस को प्राइमरी स्टेज पे लंबे तरीके से भी बनाए। जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है वो लोग 9th और 10th की किताबें किसी के पास हो, कोशिश ये करें कि बच्चों को पढ़ाया जाए, उनको भी कुछ ज्ञान दिया जाए आसपास के बच्चों को, इससे आप भी सीखेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गया तो फिर आपको आपके लिए काफी आसान होगी चीजें। अगले टाइप पे हम लोग जाते हैं। ये क्वेश्चन से समझ में आएगा पहले कि मैंने फॉर्मूला ऐसे लिखा है, फॉर्मूला नहीं ये कॉन्सेप्ट ही है, ये क्वेश्चंस को डील करता हूँ तो बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पिछले क्वेश्चन की तरह।
बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दिखावा करता है या दावा करता है। ऐसा दुनिया में कोई भी दुकानदार नहीं है जो क्रय मूल्य पे ही चीजों को बेच दे। ऐसा तभी ही हो सकता है, एक ही कंडीशन होता है जब दुकानदार दिवालिया हो गया हो, उसके पास कोई चारा नहीं हो, तो वो तो क्रय मूल्य पे क्या हो, नीचे मूल्य पे भी बेच सकता है उसको। तो ऐसा जनरली होता नहीं है। व्यापार में जब भी होता है तो प्रॉफिट कमाने के लिए लोग बिजनेस करते हैं। लेकिन ये दुकानदार कहता है कि क्रय मूल्य पे ही हम बेचते हैं। लेकिन लेकिन वाला जो बात है वो दुकानदार नहीं बता रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला, लोगों को जब पता चला कि क्रय मूल्य पे कैसे बेच सकता है, लोगों ने पता किया कि 1 केजी के बटखरे की जगह बाट की जगह 960 ग्राम बाट का इस्तेमाल करता है। तो उसका फायदा क्या है, कितना परसेंट ऑफ प्रॉफिट कमा रहा है। सिंपल सा बात है इसमें। वो तो कह रहा है कि क्रय मूल्य पे ही बेचते हैं, लेकिन 1 केजी की जगह में 960 ग्राम बाट का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है 40 ग्राम जो है वो की बेईमानी कर रहा है, 40 ग्राम की बेईमानी कर रहा है। यानी 1000 ग्राम में 40 ग्राम की वो बेईमानी कर रहा है। क्लियर है। तो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, यही 40 ग्राम तो इसका लाभ है। कह रहा है कि जितने में खरीदते हैं उतने में बेचते हैं। 1000 ग्राम मान लेते हैं, 1 केजी 100 रुपया में खरीदा और 1 केजी 100 रुपया में बेच दिया। बोल रहा है कि 1 केजी 100 में खरीदे थे, 1 केजी 100 में बेच रहे हैं। लेकिन कर तो रहा है 1 केजी बेच रहे हैं, बेच कितना रहा है, 960 ग्राम में बेच रहा है। इसका मतलब 100 रुपया में जो है वो 960 ग्राम का सामान बेच रहा है, तो 40 ग्राम का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ 40 ग्राम गुना 100 बटा क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या है इसको समझना है। यहाँ क्या होगा, 1 केजी होगा या 960 ग्राम होगा, 1 केजी होगा या 960 ग्राम होगा। नीचे क्रय मूल्य हम डालते हैं, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो यहाँ क्या होगा, 1 केजी होगा या 960 ग्राम होगा, इसको समझना है। हम लोग जब भी प्रतिशत लाभ निकालते हैं ना, हम लोग क्रय मूल्य पर निकालते हैं प्रतिशत लाभ। आखिर में बेस कितना रहा है, वो बेस तो 960 ग्राम ही रहा है ना। बेचना जब 960 ग्राम का है तो हमारा जो तुलना होगा वो भी 960 ग्राम के खरीद पे तुलना होगा। 960 ग्राम को खरीदा कितने में था। ऐसा नहीं है कि 960 ग्राम बेच रहा है तो 1000 ग्राम से हम कंपेरिजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। जब भी हम तुलना करेंगे, इनकी समान श्रेणी के साथ तुलना किया जाता है। आप रेशियो भी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि एक ही कैटेगरी के यूनिट के साथ हम लोग जो है तुलना करते हैं। क्योंकि 960 ग्राम का माल बेचा जा रहा है तो 960 ग्राम का ही क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ हो जाएगा 40 गुना 100 बटे 960। यही हमने लिखा है। तौल में कमी गुना 100 बटे गलत तौल। गलत तौल माने एक्चुअल जो होना चाहिए वो नहीं होगे, गलत जो तौल। तो इसका जो भी आएगा 4.1/6% सही होगा। अब इस क्वेश्चन को बहुत 2-3 तरीके से ट्विस्ट करके दिया जा सकता है। एक क्वेश्चन मैं इसी के बेस पे कराता हूँ। एक चीज और है, ये तो हो गया तौल में कमी गुना 100 बटे गलत तौल। तौल में कमी का मतलब हो गया जो गलती कर रहा है वो त्रुटिपूर्ण बाट का इस्तेमाल करता है, गलत बटखरे का इस्तेमाल करता है। तो त्रुटि गुना 100, गलत तौल निकालने के लिए सही माप में से त्रुटि घटा देने की बात है। ये और ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा अलग कर दिया गया है क्योंकि क्वेश्चंस अलग हो जाते हैं कई बार। तो वो क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है।
एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन त्रुटिपूर्ण तराजू या बाट का इस्तेमाल करके 11.1/9% का लाभ कमाता है। वो कितने ग्राम की त्रुटि करता है, इसमें वजन मान रहा है, कितना का घटना कर रहा है, कितने वजन का हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें प्रतिशत लाभ आपका दिया हुआ है, जो पिछले क्वेश्चन में हमने प्रतिशत लाभ निकाला था, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है 11.1/9%। त्रुटि गुना 100 बटे सही माप। सही माप हमेशा 1000 ग्राम होता है, बाट की बात है तो 1 केजी की बात होगी। सही माप माइनस त्रुटि, इस फॉर्मूले पे ये x का जो भी वैल्यू आएगा वो बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है, क्योंकि इसमें उल्टा कर दिया है। पहले वाले प्रश्न में आपको ये वैल्यू निकालना था, इसमें ये वैल्यू दिया गया है। कहता है कि त्रुटिपूर्ण माप का है, तो सही माप क्या है, तौल में जो कमी है यही ना है, कितने वजन का कितने ग्राम की त्रुटि करता है, तो यही है त्रुटि। त्रुटि गुना 100 बटे सही माप माइनस त्रुटि। इसमें डाल के हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 ग्राम आ जाएगा। ये मैंने उसमें भी दिया हुआ है, जो आपको मैंने नोट्स दिया है उसमें आप देख लेंगे तो सारे टाइप्स उसमें अवेलेबल है, काफी इजीली आप उसको समझ सकते हैं। हर जगह प्रोसेस भी डाल दिया गया है कि किस प्रोसेस से हम लोग उस पर पहुंचे हैं। अब डिपेंड करता है आप लोग उसको कितना मेहनत, कितने तरीके से आप उसको कितनी बार बनाते हैं। ये अलग टाइप है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हैं, दो बेसिकली दो ही है, दो को एक तीसरा बनाया जा सकता है दूसरे वाले को। जब दो वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है, दो आइटम है, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, एक को X% प्रॉफिट पे दूसरे को X% लॉस पर बेचा जाए, इस स्थिति में क्या हो? 100 रुपए का क्रय मूल्य है, दो वस्तु का 200 रुपया हो गया, एक को 110 में बेचा, 10% मान लेते हैं, 110 में बेचा, 100 रुपए का वस्तु का क्रय मूल्य है, दो वस्तु है तो 200 रुपया हो गया, क्योंकि क्रय मूल्य समान है, क्या है ना, दो वस्तु का क्रय मूल्य समान है, एक वस्तु का 100 तो दूसरे का भी 100, टोटल क्रय मूल्य 200। एक को 10% लाभ पे बेचा, 110 पे बेचा एक को, दूसरे को 10% हानि पर बेच दिया, दूसरे को 90 में, टोटल कितना में बेचा, 110 प्लस 90 200, खरीद कितना था दोनों का 200, क्या हुआ इस स्थिति में, क्या होगा, 9 लाभ 9 हानि। ऐसे कंडीशन में न तो लाभ होगा न तो हानि होगा, क्योंकि क्रय मूल्य दोनों का सेम है और बेच भी रहा है, एक को जितने परसेंट पे उतने परसेंट पे ही है। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग बनाते कैसे हैं, हम लोग एक नंबर वाले में देखते हैं, 10% लाभ पे 110, फिर 10% हानि पे 90, नहीं ये इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें क्रय मूल्य जो है सेम है ना दोनों का, तो ऐसे कंडीशन में सिंपल है, सिंपल लिखेंगे, न लाभ होगा न हानि होगा, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला लगता है तब जब एक ही वस्तु पे अलग अलग कंडीशन दिया गया, यहाँ तो वस्तु ही अलग अलग है, खाली दाम से है, केवल दाम से। अब दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, पहला वाला तो कोई भी समझ जाएगा इजीली, इसमें कुछ है नहीं। दूसरा वाला जो है, दोनों में फर्क क्या है, इसमें क्रय मूल्य समान था, इसमें विक्रय मूल्य समान, यानी बेचने वाला प्राइस सेम है, कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता है। तो जब दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो और उनमें से एक को X% लाभ पे दूसरे को X% हानि पर बेचा जाए, तो इस स्थिति में हमेशा हानि होगी। हानि कब होगी, जब ये दोनों बराबर हो। जनरली आपको क्वेश्चन में दोनों बराबर वाला ही दिया रहेगा, क्योंकि इससे समय बचता है, लेकिन जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकता है, 10% तो ये 15% भी हो सकता है, वेरिएशन भी हो सकता है, वेरिएशन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो एक को 10% लाभ पर दूसरे को 10% हानि पर बेच दिया गया, विक्रय मूल्य अगर समान हो तो हमेशा हानि होगी। हानि क्या होगी, x²/100, अगर 10% है तो 10² बाय 100, यानी 1% हानि, लॉस होगा। तो इसको याद रखना है, इसका कॉन्सेप्ट भी अलग है, उसको मैं क्वेश्चन आएगा तो मैं बताता हूँ। इसमें अगर प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट अगर हमें निकालना है, अगर पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आएगा तो लॉस है। तो इस वाले फॉर्मूले पे सेट कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा हमें ये देखना है पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट होगा, नेगेटिव आ रहा है तो लॉस होगा। हम लोग क्वेश्चन पे चलते तब ज्यादा समझ आएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कॉन्सेप्ट पे भी बना सकते हैं, जो हम लोग कहते हैं x मान के या y मान के या 100 मान के, कोशिश करते हैं 100 मान के बनाने का। हमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में एक चीज ध्यान में रखना है कि दी गई इंफॉर्मेशन में क्या है, क्रय मूल्य दिया गया है या विक्रय मूल्य दिया गया क्या क्या चीज है, मांगा क्या क्या जा रहा है। तो जो दिया, अगर क्रय मूल्य दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अगर विक्रय मूल्य दिया गया है और प्रतिशत लाभ या हानि दिया हुआ है तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। हमें ये फाइंड आउट करना होता है पहले कि दिया क्या गया है, मांगा क्या जा रहा है। कई बार मांगा कुछ और जाता है, लेकिन निकालना हमें उस
मांग को पूरा करने के लिए कुछ और चीजें भी फाइंड आउट करनी होती है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ये जो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला है, ये आप लोग जिसको क्रय मूल्य समान वाला है उसको मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, उस पर टाइम वेस्ट होगा। दूसरा वाला जो टाइप है, दूसरा वाला फॉर्मूला उस पर दे रहा हूँ। फर्स्ट मेथड, ₹900 में बेचकर एक पर 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि, प्रत्येक को ₹900 में बेचा। इसका मतलब दोनों का विक्रय मूल्य सेम है। जब विक्रय मूल्य समान हो, एक को X% प्रॉफिट पे, दूसरे को X% लॉस पे बेचा जाता है, हमेशा हानि होती है। वो हानि क्या होगी? x²/100। 1%। सेकेंड मेथड हम लोग वही परसेंटेज वाला, एक को 10% लाभ पे बेचता है 110, फिर दूसरे को 10% लॉस पे बेचता है, 2 है तो नीचे रिजल्टेंट आ जाएगा 99। ये जो आता है उसको कंपेयर किससे करते हैं हम लोग? हमेशा 100 से। इसका मतलब -1%। ये हो गया 1% लॉस, माइनस में है तो लॉस। ये ज्यादा सिंपल है परसेंटेज वाला तरीका। इसको ट्रेडिशनली भी हम बना सकते हैं। विक्रय मूल्य दिया गया है लेकिन लंबा हो जाएगा। वो विक्रय मूल्य दिया गया है 900 और 10% लाभ पे बेचा जाता है, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। मैंने बताया था आपको एक चीज याद रखना हमेशा, एक चीज क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में। पहले कौन सी घटना घटती है? पहले खरीदते हैं या पहले बेचते हैं? पहले खरीदते हैं। ये पहले की और ये बाद की। मैंने बार बार बताया परसेंटेज में भी, बाद वाला निकालना हो तो 100 नीचे, पहले वाला निकालना हो तो 100 ऊपर। तो हम लोग इसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। 900 में बेचा, 10% लाभ पे बेचा, तो खरीदा कितने में था? तो क्रय मूल्य निकाल सकते हैं हम लोग। यानी पहले वाला चीज निकाल रहे हैं, पहले वाला के लिए 100 ऊपर, बाद वाला के लिए 100 नीचे होता है। जो दाम दिया हुआ वो लिख लेंगे, 100 ऊपर, 10% लाभ। ये हुआ खरीदा। दूसरा वाला खरीदा कितना में होगा? क्रय मूल्य पहला, क्रय मूल्य दूसरा, विक्रय मूल्य तो 900 ही है। टोटल क्रय मूल्य निकाल लेंगे, दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा। टोटल विक्रय मूल्य वहां पता है 91800 रुपया, प्रत्येक को 900 में बेच रहा है, इसका मतलब 91800 में बेच रहा है। फिर आप निकालेंगे क्या? क्रय मूल्य, दोनों का जोड़ के निकल जाएगा क्रय मूल्य, फिर दोनों का जोड़ के विक्रय मूल्य निकल गया। लाभ या हानि हुआ क्या? विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। अगर लाभ होगा तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, हानि होगा तो विक्रय मूल्य कम होगा। लेकिन कितना लंबा टाइम लग रहा है, काफी लंबा समय लग रहा है। तो हम क्यों ना इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करें।
और बनाते बनाते याद भी हो जाएगा ये। तो एक्स स्क्वायर बाय 100 कर लेंगे, चीज वही हो रहा है यहाँ भी। जब हम इसको x मान के करेंगे तो अंत में हम लोग पहुंचेंगे एक्स स्क्वायर बाय 100 पे ही, अगर टोटली x मान के बनाए इसको। तो ये कॉन्सेप्ट से ही ये डेराइव किया गया ये जो फॉर्मूला है, क्योंकि लास्ट में कंक्लूजन पार्ट हमारा यही आता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, नोट्स में भी है और आपके पास भी है। थोड़ा सा लेंदी लग सकता है शुरुआत में, लेकिन जब आप बनाएंगे इसको तो बड़ा मजा आएगा। कोशिश करेंगे आप लोग लंबा वाला मेथड जो है ना ये भी बनाए एक बार। ये मैंने बनाया नहीं है, लेकिन आप लोग बनाएंगे एक लंबा भी और शॉर्ट भी, क्योंकि आपके पास अभी समय है। आखिर आपको पता होना चाहिए ना कि किस तरीके से ये फॉर्मूला आया है, आखिर कैसे डिराइव हुआ है ये फॉर्मूला, क्योंकि आपको याद कॉन्सेप्ट ही रहेगा, फॉर्मूला नहीं। कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप जो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम आएगी। इसलिए लेंदी जो मेथड, जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको आप लोग पहले फॉलो करेंगे। अभी आपके पास समय है, ट्रेडिशनली भी आप चाहे तो स्टेप जंप कर सकते हैं, 2-3 स्टेप जंप करते हैं, समय ऐसे ही तो बचता है कि जैसे 4 स्टेज का क्वेश्चन है तो उसको 2 स्टेज में कर लिया, 2 है तो 1 स्टेज में कर लिया। कुछ कैलकुलेशन है जो मौखिक हो गया, कुछ कैलकुलेशन लिख के करना पड़ता है, जोड़ घटाव गुणा भाग जो है। सारा मैनेजमेंट, सारा खेल मैनेजमेंट का है। चाहे आप ऑफिस का काम कर रहे हो या दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपका मैनेजमेंट सही है तो आप उसको काम को कर सकते हैं इजीली। अदरवाइज एक ही काम एक व्यक्ति के लिए आसान होता है, दूसरे के लिए भारी होता है। तो मैथ्स बिल्कुल उसी पे है। अगर आपने प्रैक्टिस करी है और आपको पता है, आप उस जिस रास्ते से गुजरे हैं उस रास्ते से गुजरना दोबारा आसान हो जाता है। आपको पता होता है, जब एक ही रास्ते से बार बार आप गुजरते हैं तो आपको पता होता है कि कहाँ ठोकर है, कहाँ ब्रेकर है, कहाँ रोड खराब है। मैथ में बिल्कुल यही फॉर्मूला फिट होता है। अगर आपने प्रैक्टिस काफी ज्यादा करी है तो आपको पता होगा कि एक सवाल 2-4 तरीके से बन सकता है, लेकिन किस तरीके में कितनी रुकावट होगी, किस रास्ते में कितनी ठोकर होगी, हमें वो रास्ता ढूंढना है जिसको एक्सपीरियंस कहते हैं। आपका अनुभव तभी आएगा जब आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे बार बार। ये हमेशा ध्यान रखना है, आपको हर तरीके को पहले अपनाना है। पहली बार में ही शॉर्ट तरीका हम लोग अपनाएंगे नहीं। ये मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा नोट्स अगर आप देखेंगे तो उसमें काफी कोशिश ये की गई है कि कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझाया जाए, लेकिन आप लोगों को जितना आता है, जिस तरीके से आपने पढ़ाई करी है उस तरीके से पहले बनाएंगे, उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे। हमेशा याद रखें, आपने जितनी पढ़ाई बचपन में जिस तरीके से की है उस तरीके को पहले फॉलो करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके डीएनए में वही कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है। तो क्यों ना उसका लाभ लिया जाए। नए तरीके को भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन पुराने का इस्तेमाल भी करेंगे, पुराना छोड़ना नहीं है, पुराना काफी काम आता है कई बार। एक टाइप है काफी आसान भी है, और ये मैं रेशियो जब पढ़ाऊंगा आपको रेशियो, तो उस समय भी ये क्वेश्चंस आपके पास आएगा, तो आप बेटर है अभी देख लें। अगर दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, जब क्रय मूल्य समान दिया रहता है तो क्वेश्चन काफी आसान होता है, उसमें कुछ करने की जरूरत होती नहीं है। लेकिन जब विक्रय मूल्य समान हो तो उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, उस कंडीशंस को देख के काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो पहला,
वस्तु में प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, एक को P1% के लाभ पर, ये P1 सिंबॉलिक है, सिंबल दिया गया, परसेंटेज 10% के लाभ पे बेचा गया, दूसरे को 11% के लाभ पे बेचा गया, 20% पे बेचा गया। P1 मैंने पहला वाला कंडीशन, पहला किस कंडीशन लाभ पे बेचा गया, फर्स्ट कंडीशन P फॉर प्रॉफिट, दूसरे को P2% लाभ पर बेचा गया, P2 P का मतलब प्रॉफिट, 2 माने सेकंड कंडीशन है, इसको ऐसे याद रखना। तो हम ऐसे क्वेश्चन में ये पता कर सकते हैं, क्रय मूल्य का अनुपात हम पता कर सकते हैं, यानी दोनों के, दो वस्तु तो दो है ना, क्वेश्चन से क्लियर है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है और एक को P1% के लाभ पे, दूसरे को P2% के लाभ पर बेचा गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्रय मूल्य का अनुपात पता कर सकते हैं। अगर हम किसी दो वस्तुओं का अनुपात पता हो और उसमें से किसी एक का रिजल्टेंट दिया गया हो, किसी एक का वैल्यू दिया गया हो, तो दूसरे का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जब आप अनुपात पढ़ेंगे, जैसे उदाहरण देते हैं कि राम और श्याम की आय में 1:2 का अनुपात है, एक और 2 का अनुपात है, इसका मतलब राम 1 है तो श्याम 2 है। तो अनुपात भी बिल्कुल वही है, एक तुलनात्मक अध्ययन है। अगर हम ये कह रहे हैं कि राम और श्याम की आय का अनुपात 1:2 है, इसका मतलब है राम का आय अगर 1 है तो श्याम का 2, इसका मतलब 1 से जस्ट दोगुना है। तो कह देंगे राम और श्याम का आय का अनुपात 1:2 है। अगर राम की आय 500 है तो श्याम की कितनी होगी, दोगुना है तो 2000 हो जाएगी। तो अगर अनुपात दिया गया हो और दोनों अनुपातों में से किसी एक का वैल्यू दिया हुआ हो, तो दूसरे का हम निकाल सकते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में क्रय मूल्य का अनुपात हम लोग निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य हो गया कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट 1 का, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट 2 का, इन दोनों का अनुपात निकाल सकते हैं। 100 प्लस P2, 100 प्लस P1, ये बेसिक चीज है, इसको जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो क्लियर होगा। ये इसमें हम गौर करेंगे, कॉस्ट प्राइस का अनुपात निकाल रहे हैं, क्रय मूल्य का अनुपात, जो क्रय मूल्य का जो अनुपात होगा, पहला वाला क्रय मूल्य, वस्तु 2 है, पहला वाला क्रय मूल्य जिसको P1 प्रॉफिट पे बेचे थे, 10% पे बेचे थे, दूसरा वाला क्रय मूल्य जिसको 20% प्रॉफिट पे बेचे थे। P1 P2 का मतलब हो गया P4 प्रॉफिट 1 का मतलब पहला कंडीशन जो है प्रॉफिट का, P2 हो गया दूसरा कंडीशन वाला लाभ। इन दोनों का अनुपात क्या होगा, जस्ट उलट जाएगा। ऐसे भी मैंने बताया कि 10% प्रॉफिट का मतलब 110, 20% प्रॉफिट का मतलब 120, 10% लॉस का मतलब 90, 20% लॉस का मतलब 80। तो यहाँ 1 के जगह यहाँ 2 वाला पहला आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ 10% है और P2 है 20% है, तो CP1 पहला वाला 10% है तो उधर चला जाएगा 110, उलट जाएगा बिल्कुल। ये उलटता क्यों है, जब आप ये पढ़ेंगे रेशियो तो पता चलेगा कि आखिर हमने उल्टा क्यों किया है। इस पे भी मैं बता दूंगा वो उलट क्यों जाता है। तो इसका ध्यान रखना, अगर आपने क्रय मूल्य का अनुपात निकाल लिया तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है एक क्वेश्चन दिया रहे, एक के साथ 2 क्वेश्चन भी होते हैं, कई बार 2-3 भी होते हैं। तो हम लोग इसी के बेस पे चलेंगे। अगर इसमें प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएगा, लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। ये मैंने जो प्रॉफिट लिखा है ये प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, P1 की जगह L1 हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस का इस्तेमाल हम लोग केवल सिंबॉलिक रूप में कर रहे हैं। हम प्लस लिखते हैं, जहां लॉस होगा वहां माइनस होगा। उसी तरह से यहाँ क्वेश्चन पे चलेंगे तो क्लियर होगा। ये आपको नोट्स में भी मिला होगा, अगर उसको स्टडी करेंगे तो समझ में आ जाएगा।
दो साइकिल में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है और उसके क्रय मूल्य का योग दिया हुआ है 3010 रुपया। इनमें से एक को 5% लाभ पर, दूसरे को 10% लाभ पर बेचा जाता है। तो कह रहा है क्वेश्चन में मांगा जा रहा है कि 10% लाभ पर जिस वस्तु को बेचा गया है उसका दाम क्या था, एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस क्या था। हमने ये बताया था कॉस्ट P1 P2, जस्ट उल्टा करना है। एक को 10% लाभ पे, दूसरे को, एक को 5% लाभ पे, दूसरे को 10% लाभ पे बेचा। उलट देना है। 5% वाला कहाँ चला जाएगा, पहले है तो बाद में आ जाएगा 105। इसको एक्स वाई नहीं कर सकते आप, ये समझाने के लिए दिया गया है जो। इसको हम लोग, ये एक अनुपात में बदल गया, इसको हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमेशा करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में 5 से कट जाएगा, 22 और 21 का अनुपात है ये, कॉस्ट प्राइस 1 में और कॉस्ट प्राइस 2 में। अब कह रहा है कि दोनों का क्रय मूल्य का योग 3010 रुपया है। दैट मींस ये रेशियो है। जब आप रेशियो पढ़ेंगे, मैं रेशियो का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा ताकि यहाँ कंफ्यूजन ना हो। जैसे यहाँ लेते हैं राम और श्याम, या ए भी कर देते हैं, यहाँ आई 2:3 का। राम ए और बी की आय में 2:3 का अनुपात है। अगर दोनों की आय का योग, दोनों की आय जोड़ दें अगर हम, 5000 है, तो ए का क्या हो? जब हम रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, दुनिया में सबसे आसान चैप्टर, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, ये और भी आसान। अनुपात की परिभाषाएं वगैरह हम बाद में बताएंगे। अनुपात होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, जब दो समान राशियों की तुलना एक दूसरे से की जाती है तो उसको अनुपात में कहते हैं। 2 और 3 का अनुपात है 5000 है टोटल। इसका मतलब 3 + 2, दोनों को मिला के 5000 होना चाहिए। इसका मतलब 3 + 2 का वैल्यू है 5000। इसका मतलब 5 का वैल्यू है 5000। ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, 5 का वैल्यू 5000 है। तो ए का क्या होगा, तो 2 का वैल्यू क्या होगा, 5 का 5000 तो 1000। इसमें भी वही करते हैं, दाएं बाएं कंपेरिजन करते हैं या ऊपर नीचे करते हैं। तो 1000 गुना है तो 2 का 2000 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ है, यहाँ जो आपको दिया हुआ है योग, तो योग कर लेंगे इसका 22 + 21 43। इसका मतलब ये जो योग दिया है 43 किसके बराबर है, 3010 के बराबर है। यानी कि 43 का मतलब है 3010। ठीक है। तो कहता है कि 10% पर बेचे जाने वाले क्रय मूल्य क्या, 10% यानी कि मतलब 22, तो 22 का वैल्यू क्या होगा,
जो भी इसका वैल्यू आ जाएगा 1470 के राउंड में जाएगा। ये इसमें आ जाएगा 22 से 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा ये 1470। तो इस तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं। इसका एक और तरीका है, मैं बता देता हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसमें हो सकता है कंफ्यूजन आ रहा हो। जब आप रेशियो करेंगे उसमें भी ये सेम क्वेश्चन आएगा, तो जहां कंफ्यूजन होगा रेशियो में ये क्लियर हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं। क्रय मूल्य का योग दिया है 3010 रुपया, एक मान लेंगे और एक को 10% लाभ पर, दूसरे को 10%, एक को 10% लाभ पे बेचा जाता है, दूसरे को एक को 5%, एक को 10%। तो अगर हम ट्रेडिशनली इसको बनाना चाहें, क्रय मूल्य का योग दिया हुआ है, दोनों वस्तु का जो है, एक को मान लेंगे x, दूसरा क्या हो जाएगा 3010 माइनस x, एक का निकल जाएगा, मैं बता देता हूँ। कॉस्ट प्राइस 1 मान लेंगे x, कॉस्ट प्राइस 2 हो जाएगा 3010 माइनस x, ठीक है। एक को 5% लाभ पर बेचा जाता है, इसको 5% लाभ पे बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 1 हो जाएगा। ये 5% लाभ पे 105 बटे 100 गुना करेंगे, इसको बेच देते हैं 10% लाभ पे, इससे गुना करेंगे 110 बटा 180, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस 2। अब कह रहा है ये प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य यानी SP1 और SP2 क्या है, कह रहा है ये दोनों समान है, यानी दोनों बराबर है। इसका मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ ना कि विक्रय मूल्य समान है दोनों का, यानी ये SP1 इज इक्वल टू SP2, ये क्वेश्चन ही कह रहा है। तो देखें उसी में पहुंचेंगे, x इक्वल टू इससे आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x निकलेगा तो सारा चीज निकाल सकते हैं, पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या निकालना है वो निकल जाएगा। तो अब 21 और ये 22 आप जो देख रहे हैं ना, जब हम रेशियो भी बना रहे हैं तो क्या आ रहा था, 21-22 का रेशियो आ रहा था ना। तो हम लोग जो किसी भी फॉर्मूले पे किसी भी ट्रिक पे पहुंचते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके जो फाइनल कंक्लूजन आता है उस पे हम लोग पहुंचते हैं। इस पे भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये दिस विल टेक मोर टाइम। तो अभी फिलहाल आज इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा डिपेंड भी है आज हमारा, तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, अब ज्यादा नहीं है। अब बाकी मिसलेनियस टाइप के हैं, ये इंपॉर्टेंट टाइप था, बाकी मिक्सअप टाइप के प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, वो एक क्लास में हो जाएगा, आधे एक घंटे में वो हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं ये प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लूंगा, और साथ ही साथ मैंने बताया था जीएस का एक कोई टॉपिक में हमारा सब लोगों को रेडी है, उसको डिजिटलाइज करना है। तब तक के लिए आज के लिए इतना काफी है। सब लोग मुझे लगता है कि काफी कम लोगों ने अटेंड किया है, संडे की वजह से शायद नहीं, लेकिन आगे से अपने फ्रेंड्स को बता दें क्लास स्टार्ट है। ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू।